लास्ट 52 वीक्स में गोल्ड लगभग 82,000 से 1.65 लाख रुपीस पर 10 ग्राम्स तक गया, ऑलमोस्ट डबल, प्लस पॉजिटिव 97%। वहीं सिल्वर 84,200 से उठकर 3.52 लाख रुपीस पर केजी तक चला गया, मतलब ऑलमोस्ट 4x मूव। अब हमें पता है कि गोल्ड एंड सिल्वर के रीसेंट स्ट्रॉन्ग मूव्स के पीछे मेजर ड्राइवर्स हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक बाइंग और ग्लोबल मैक्रो अनसर्टेनिटी। लेकिन सिर्फ रीजन समझना काफी नहीं है। हम पास्ट गोल्ड एंड सिल्वर के चार्ट्स और पैटर्न्स को डीप डाइव करेंगे ताकि समझ सकें कि नेक्स्ट साइकिल का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप कमोडिटीज ट्रेडिंग को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा डेडिकेटेड चैनल कमोडिटीज विद ग्रो जरूर चेक करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वापस आते हैं वीडियो पे। गोल्ड और सिल्वर के स्ट्रॉन्ग राइज के पीछे कुछ की रीजंस हैं। सबसे पहले सेफ हेवन डिमांड। जब जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड टेंशंस या मैक्रो अनसर्टेनिटी बढ़ती है, लोग गोल्ड और सिल्वर की तरफ शिफ्ट होते हैं। टैरिफ वॉर्स, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और रिजर्व स्ट्रैटेजी शिफ्ट्स के बीच डोमेस्टिक प्राइसेस इस फेज में लगभग 75% तक चढ़ गए इन 2025। अब 12 फेब को रशिया ने कहा कि वो 1550 वॉरहेड्स लिमिट तभी फॉलो करेगा जब यूएस भी करे, जबकि ट्रीटी एक्सपायर हो चुकी है और अब कोई बाइंडिंग कैप्स या इंस्पेक्शंस नहीं है। इससे स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई है। साथ ही रशिया का यूएसडी सेटलमेंट सिस्टम में वापस आने का प्रपोजल भी सामने आया। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो सेफ हेवन डिमांड कम हो सकती है, गोल्ड पे प्रेशर और सिल्वर में ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस। जब मार्केट को लगे कि रेट्स गिर सकते हैं तो गोल्ड को सपोर्ट मिलता है। तीसरा, डॉलर और रुपए मूवमेंट। यूएसडी और आईएनआर के मूव्स इंडियन प्राइसेस को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकते हैं। और सिल्वर के केस में एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, इंडस्ट्रियल डिमांड एंड सप्लाई डेफिसिट स्टोरी। सिल्वर इंस्टीट्यूट के हिसाब से 2026 भी मार्केट डेफिसिट हो सकता है, मतलब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो सकती है, जो प्राइसेस को फास्ट पुश कर सकता है। ये हुई बात इनके ड्राइवर्स की। अब दोनों की करंट साइकिल को देखते हैं ताकि क्लियर पिक्चर मिल सके कि मार्केट एग्जैक्टली किस फेज में खड़ा हुआ है। इस टेबल को देखें तो अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो 55 तक है। कॉन्टेक्स्ट के लिए लॉन्ग टर्म एवरेज अराउंड 65 माना जाता है, जो हर एरा के हिसाब से चेंज होता है। पैनिक फेजेस में ये रेशियो काफी ऊपर चला जाता है। अर्ली कोविड के एक्सट्रीम फेजेस में 125 तक पहुंच गया था। अब इसका मतलब सिंपल है, जब रेशियो गिरता है तो यूजुअली सिल्वर गोल्ड से बेटर परफॉर्म करता है। ये रिफ्लेशन या स्पेकुलेटिव फेज का सिग्नल हो सकता है, लेकिन ये एक्सट्रीम ज्यादा टाइम तक नहीं टिकते। जैसे ही मार्केट स्टेबल होता है, सिल्वर जो इंडस्ट्रियल मेटल भी है और मॉनेटरी एसिड भी ऑफन एक्सप्लोसिव मूव करता है और गैप कवर करता है। ये पैटर्न हिस्ट्री में बार बार रिपीट हुआ है। 1991 में ये रेशियो 100:1 तक गया, फिर 1998 तक 40:1 आ गया और इस पीरियड में सिल्वर ने गोल्ड को क्लियरली आउट परफॉर्म किया। 2008 में रेशियो 90:1 स्पाइक हुआ और 2011 तक रेशियो कंप्रेस होकर 30:1 पर आ गया। इसलिए गोल्ड सिल्वर रेशियो एक वैल्यूएशन टूल की तरह काम करता है। ये एब्सोल्यूट प्राइस प्रिडिक्ट नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि दोनों एसेट्स के बीच का रिलेशनशिप कब अनसस्टेनेबल हो गया है और वही अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। ये सब साइकिल्स में होता है और इन्हें समझना जरूरी है अगर बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। ऐसे पैराबोलिक मूवमेंट्स यूजुअली सेंटिमेंट पीक के आसपास आते हैं। चलिए पहले गोल्ड को ट्रैक करते हैं। ये टेबल मेजर गोल्ड बुल मार्केट्स और उनके बाद क्या हुआ वो दिखाती है। 1970s का स्ट्रक्चरल बुल मार्केट जनवरी 1980 में लगभग $270 पर 10 ग्राम्स पे पीक हुआ। इस रैली के पीछे हाइपर इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल पैनिक का परफेक्ट स्टॉर्म था। उसके बाद गोल्ड ने नियरली 70% का डीप मल्टी ईयर ड्रॉ डाउन दिया, जो लेट 1990s तक चला ड्यू टू अ स्ट्रॉन्गर यूएस इकोनॉमी। फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 से 11 में गोल्ड $234.7 से उठकर $617.7 तक चला गया, लेकिन 2015 तक ऑलमोस्ट 46% करेक्ट भी हुआ। फिर गोल्ड को अपना 2011 हाई वापस क्रॉस करने में टाइम लगा। मिड 2020 में जाकर नया हाई बना। इंटरप्रिटेशन सिंपल है, गोल्ड के पैराबोलिक टॉप्स के बाद अक्सर मल्टी ईयर करेक्शन आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड खत्म हो गया। कभी कभी बस एक लंबा रीसेट फेज होता है। 2020 में ETF इनफ्लोज का सर्च क्लियर सेंटिमेंट या फ्लो पीक था। उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन फेज में गया। कोविड फेज में 2020 का स्पाइक फास्ट था पर छोटा, और फिर लेट 2023 में फ्रेश ब्रेकआउट मिला। और अब सिल्वर पे आते हैं। 1979 से 1980 में हंट ब्रदर्स का एक अटेम्प्ट था टू कॉर्नर द ग्लोबल सिल्वर मार्केट, मोटिवेटेड बाय फियर ऑफ इन्फ्लेशन एंड अ वीक US डॉलर। सिग्निफिकेंट
इन बायआउट से सिल्वर लगभग $193 पर केजी से ऑलमोस्ट $1,607 पर केजी तक चला गया, लगभग 8x प्लस, मतलब 8x प्लस का जंप। फिर लेवरेज और मार्जिन रूल्स चेंज होते ही क्रैश, सिर्फ 4 दिन में 50% से ज्यादा की गिरावट। सबसे शॉकिंग बात, ये नॉमिनल पीक आने में 45 साल लग गए। क्लोज पीक अप्रैल 2011 में आया। सिल्वर लगभग 1566 पर $1,566 पर केजी तक गया, जिसके बाद भी डीप करेक्शन आई। मार्च 2020 कोविड पैनिक में सिल्वर इंट्राडे $374 पर केजी तक गिर गया, अराउंड 76% का फॉल, और रिकॉर्ड टेरिटरी वापस पाने में 14 साल लग गए। हाँ, 2020 में कोविड रिबाउंड के दौरान सिल्वर ने कुछ महीनों में 140% रैली दी, लेकिन वो स्टेबल लॉन्ग टर्म अपट्रेंड नहीं बना। मेटल फिर से हाई वॉलेटिलिटी फेज में चला गया। यही सिल्वर का नेचर है, एक्सप्लोसिव रैलीज लेकिन इक्वली ब्रूटल रीसेट्स। पर सवाल ये है, कमोडिटीज में पैराबोलिक मूव एंड कैसे होता है? पहला, पॉलिसी या रेट शॉक। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं या रियल यील्ड्स ऊपर जाते हैं और करेंसी स्ट्रांग होती है, तो गोल्ड सिल्वर होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती है। रिजल्ट, लोग पोजीशंस अनवाइंड करते हैं। रिसेंट सेल ऑफ भी शिफ्टिंग रेट और यूएसडी एक्सपेक्टेशन से लिंक था। देन एक्सचेंज या मार्जिन रूल्स टाइटन होना। जब लेवरेज कम कर दिया जाता है, फोर्स लिक्विडेशन शुरू हो सकती है। क्लासिक एग्जांपल 1980s सिल्वर क्रैश। कॉमिक्स ने सिल्वर रूल 7 लगाया और सिर्फ कुछ दिनों में प्राइस 50% से ज्यादा गिर गया। मतलब पैराबोलिक मूव सेंटिमेंट से बनते हैं और पॉलिसी, पोजीशनिंग या लिक्विडिटी के शॉक से टूटते हैं। लेकिन सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए ये समझना जरूरी है कि करंट फॉल सिर्फ एक्सेस अनवाइंड है या एक्चुअल ट्रेंड एंड। एक्सेस अनवाइंड क्या होता है? ये तब होता है जब लेवरेज और स्पेक्युलेटिव पोजीशंस क्लीन हो जाती हैं। ये फेज कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक चल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जिंदा रहता है। जैसे गोल्ड 2020 से 23 तक लगभग $546 से $611 पर 10 ग्राम की रेंज में कंसोलिडेट करता रहा और फिर लेट 2023 में नया ब्रेकआउट दिया। ट्रेंड एंड अलग होता है। ये सिर्फ करेक्शन नहीं बल्कि मैक्रो रेजिम शिफ्ट होता है, मतलब मल्टी ईयर बुल मार्केट खत्म। इन केस में गिरावट काफी डीप होती है और रिकवरी में सालों नहीं, कभी कभी डेकेड्स लग जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में, एक्सेस अनवाइंड इज इक्वल टू हेल्दी रीसेट, ट्रेंड एंड इज इक्वल टू साइकिल खत्म। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक्सेस अनवाइंड है या ट्रेंड ब्रेक? रीसेंट डेटा क्या बोलता है? गोल्ड और सिल्वर दोनों में ओपन इंटरेस्ट वीक ओवर वीक लगभग 8% गिरा। क्लासिक पोजीशन रिडक्शन सिग्नल। इसी दौरान मैनेज मनी नेट लॉन्ग्स भी कम हुए, मतलब करेक्शन के दौरान डी रिस्किंग। ये टिपिकल डी लेवरेजिंग फेज का साइन होता है। जरूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड खत्म हो गया हो। साथ ही एक और एंगल देखिए, लॉन्ग टर्म एलोकेशन फ्लोज। जनवरी 26 में गोल्ड बैक्ड ETFs में रिकॉर्ड लगभग 1.72 लाख CR के इनफ्लो आए। होल्डिंग्स भी शार्पली बढ़ी। सिल्वर ट्रस्ट जैसे कि SLV में भी लेट 2024 से सितंबर 2025 तक सिग्निफिकेंट अक्यूमुलेशन देखा गया। मतलब डिप बाइंग और स्ट्रेटेजिक एलोकेशन अभी भी एक्टिव है। अब बात करते हैं स्मार्ट मनी की। सेंट्रल बैंक्स मेनली फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं। 2025 में 863 टन नेट परचेस, जो स्ट्रक्चरल डिमांड क्रिएट करता है और सप्लाई को टाइटन करता है। अब देखिए प्राइवेट वेल्थ और रिटेल इन्वेस्टर्स का रोल। 2025 में बार एंड कॉइन डिमांड लगभग 1374 टन थी, 12 ईयर हाई पॉइंट। ओवरऑल 2025 में टोटल गोल्ड डिमांड का लगभग 43 से 44% हिस्सा इन्वेस्टमेंट डिमांड से आया, which is almost 2175 टन्स, जबकि सेंट्रल बैंक्स का शेयर लगभग 17% था, which is 863 टन्स। मतलब अब प्राइस ज्यादा इन्वेस्टर फ्लोज और पोजीशनिंग से ड्राइव हो रहा है। इसलिए पैराबोलिक रैलीज और शार्प ड्रॉडाउन्स दोनों के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिल्वर को देखें तो इसका स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर गोल्ड से थोड़ा अलग है। सबसे बड़ा रोल इंडस्ट्रियल डिमांड का है। सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, EVs। 2024 में इंडस्ट्रियल डिमांड लगभग 21,150 मेट्रिक टन्स थी। टोटल डिमांड लगभग 36,100 मेट्रिक टन्स का मेजर हिस्सा। सिल्वर ETF जैसे कि SLV के पास अर्ली 2026 तक लगभग 16,200 मेट्रिक टन्स होल्डिंग थी। क्योंकि सिल्वर मार्केट गोल्ड से छोटा और थिनर है, ETF फ्लोज यहाँ प्राइस को ज्यादा अग्रेसिवली मूव करते हैं। बट सिल्वर की वॉलेटिलिटी गोल्ड से काफी ज्यादा होती है, इसलिए लेवरेज और स्पेकुलेशन भी हाई रहता है। अब करंट साइकिल में
रीसेंट करेक्शन क्या सिग्नल करता है? अब तक का डेटा ज्यादा एक्सेस अनवाइंड आफ्टर पैराबोलिक फेज जैसा लगता है, ना कि क्लीन सेक्युलर टॉप, स्पेशली गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड के केस में रिजर्व, एसेट डिमांड, सेंट्रल बैंक्स प्लस ETF एलोकेशन फ्लोज अभी भी विजिबल है। सिल्वर थोड़ा वीक दिख सकता है लॉन्गर टाइम तक क्योंकि उसकी वॉलेटिलिटी हाई है और लिक्विडिटी थिनर, अनवाइंड्स यहाँ डीपर होते हैं। पैराबोलिक फेजेस में रिटेल इन्वेस्टर्स की कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, जैसे पहली, सिर्फ ब्रेकआउट देखकर लेट एंट्री लेना, ये रीसेंसी बायस होता है। हिस्ट्री क्लियर है, 2011 के बाद गोल्ड लगभग 46% गिरा और सिल्वर लगभग 76%, इसलिए डिसिप्लिन्ड स्केल इन अप्रोच बेटर होती है। देन न्यू मनी नैरेटिव पर ऑल इन हो जाना। गोल्ड के पास साइकिल्स दिखाते हैं कि पीक्स के बाद मल्टी ईयर स्टैग्नेशन आ सकती है। डाइवर्सिफिकेशन इग्नोर करना रिस्की है एंड सिल्वर एंड गोल्ड को एक जैसा स्टेबल समझना, दोनों प्रेशियस मेटल्स हैं पर सिल्वर का बीटा ज्यादा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये रिपोर्टेड है कि गोल्ड मेनली हेज और डाइवर्सिफायर है। इक्विटी स्ट्रेस के टाइम पर ये स्टेबल रहता है, वॉलेटिलिटी भी सिल्वर से कम होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग और रीबैलेंसिंग के लिए सूटेबल है। सिल्वर एक हाइब्रिड मेटल है, प्रेशियस भी और इंडस्ट्रियल भी, इसलिए ज्यादा वॉलेटाइल है और डीपर ड्रॉडाउन्स दे सकता है। पोजीशन साइजिंग यहाँ कंजर्वेटिव होनी चाहिए, इसलिए ट्रेडिंग के लिए दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन सिल्वर में स्ट्रिक्टर रिस्क कंट्रोल जरूरी है। ऑब्जेक्टिव व्यू से देखें तो इन्वेस्टर्स को रियल यील्ड्स, USD ट्रेंड, ETF फ्लोज और सेंट्रल बैंक बाइंग क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। आज के एनालिसिस में बस इतना है। आपका क्या व्यू है इस पूरे सेटअप पर? कमेंट करके जरूर बताएं। याद रहे ये सिर्फ एनालिसिस है, कोई रिकमेंडेशन नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.